इस्लामाबाद टॉक्स, क्योंकि इस्लामाबाद में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान की बातचीत चल रही है। अमेरिका ईरान की 2 दौर की बातचीत सकारात्मक हुई है। अब तक तकनीकी मुद्दों पर त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी कमेटियों की वार्ता हुई है। देखिए, दोनों डेलीगेट्स को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने वर्किंग डिनर दिया है। पहले यह वार्ता केवल 1 दिन के लिए ही निर्धारित थी, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने और तकनीकी पेंचों को सुलझाने के लिए इसे 1 दिन और बढ़ाया जा सकता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक होर्मुज, लेबनान जैसे कई मुद्दों पर बातचीत होनी है, क्योंकि पेंच फंसा हुआ है। हम इस वक्त आप सभी को लिए चलेंगे सीधा इस्लामाबाद। नुमान अशफाक हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, इस्लामाबाद से। नुमान, इस वक्त क्या हलचल है? मीटिंग कैसी रही? वार्ता कैसे आगे बढ़ रही है? सकारात्मक, नकारात्मक, जो भी आपके पास जानकारी है हमारे भारतीय दर्शकों को और एनडीटीवी इंडिया के माध्यम से हमारे ग्लोबल दर्शकों को बताइए। अशफाक जी, थैंक यू वेरी मच। 9:30 का टाइम है इस्लामाबाद, पाकिस्तान। डिनर जो है प्राइम मिनिस्टर की जानब से दोनों डेलीगेशंस को दिया जा रहा है और 10 बजे के बाद एक राउंड फिर शुरू होगा। आज की अगर मैं आज का दिन समराइज करूं तो काफी मसरूफ दिन था। ईरानी डेलीगेशन तो कल रात आ गया था, लेकिन जेडी वेंस जैसे ही लैंड किए इस्लामाबाद, लगभग 11:30 का टाइम था जब वो इस्लामाबाद पहुंचे, तो मसरूफियात का उनका आगाज हो गया। ब्रीफली वो सरीना होटल आए, इसके बाद फिर वो इस्लामाबाद यूएस एम्बेसी गए। उसके बाद ईरानियन डेलीगेशन था, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस किया। वहां पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से पहले ईरानियन डेलीगेशन ने मुलाकात की और फिर जो है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस के, उन्होंने मुलाकात की और बाकायदा फिर ट्रायलैटरल मीटिंग शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हाउस से सरीना होटल आए और ये मीटिंग जो है 4 बजे के बाद से जारी है। 5 घंटे का वक्त हो चुका है और जो हमें अभी तक अंदर से तात आ रही है, चीजें जो है काफी पॉजिटिव एंड की तरफ जा रही हैं। अब मामला टेक्निकलिटीज की तरफ आ गए हैं। अब प्री वॉर को डिस्कस नहीं किया जा रहा, पोस्ट वॉर को डिस्कस किया जा रहा है। और दोनों साइड की जो टेक्निकल टीम्स हैं वो मौजूद हैं, अमेरिकन साइड से भी और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को वाशिंगटन डीसी से भी टेक्निकल टीम असेस कर रही है। जबकि ईरानियन डेलीगेशन जो मैं मुतअद्दिद बार दिन में रिपीट कर चुका हूँ कि फुल स्पेक्ट्रम डेलीगेशन है। सेंट्रल बैंक के जो है एक अहम मेंबर जो प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद हैं और ईरान चाहता है कि उसे कंपनसेशन दी जाए। इसके अलावा ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी की जाए। तो टॉक्स जो है काफी जो है मुस्बत और उनकी पेशरफ्त हो रही है। इसी वजह से लग ये रहा है कि क्योंकि अगर आज रात को ये कंक्लूड नहीं होती तो ये कल तक जाएंगी और कोई अच्छा आत्मी नतीजा इन टॉक्स के जरिए निकलेगा। दुनिया भी इसी इंतजार में। नुमान आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपका फौरन रुख करते हैं। और इसी बीच हमारे साथ और भी जो है मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम परिचय करवा दें, तारुफ करवा दें। हमजा अजहर हैं, सलाम, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, स्वागत करते हैं आपको भारत की तरफ से हमजा साहब। अली अदनान हैं, स्कॉलर हैं, ईरान से जुड़े हुए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। आनंद आहूजा हैं, ट्रंप समर्थक हैं, अटॉर्नी। और लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोनी साहब हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे। और प्रभु दयाल साहब हैं, पूर्व राजदूत। बहुत स्वागत है प्रभु दयाल जी और सोनी साहब सबका। लेकिन मैं एक सवाल पहले पाकिस्तानी पत्रकार साहब से ले लेता हूं, सहाफी हमजा अजहर जी से। हमजा, ये हमें बताइए कि ये जो बातचीत हो रही है उसका अभी असर फिलहाल तक आपको देखने को कैसे मिला? पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है और कौन सी आज की वो बड़ी बात है जो कि एकदम बिल्कुल कहते हैं ना सुर्खियां बटोर लेने वाली? जी बिल्कुल, आज की जो सबसे बड़ी बात है वो तो ये है कि पिछले 50 साल में यूएस और ईरान की इतनी हाई लेवल डायरेक्ट मीटिंग नहीं हुई। तो ये एक हिस्ट्री इन द मेकिंग है जो कि आज देखने को मिल रही है। और जो पाकिस्तानी कौम है, अवाम है, वो बड़ी होपफुल है कि इस निगोशिएशन के मुताबिक पीस हो सकता है, अमन आ सकता है और ये जंग ख़त्म हो सकती है। अभी तक भी हम देख चुके हैं कि 2 हफ्ते का सीज फायर पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से तय पाया था
और अब भी ये होप है, बड़ी पॉजिटिविटी है इन टॉक्स को लेके, इस नेगोशिएशन को लेके कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट खुद चलकर इस्लामाबाद आए हैं और इन टॉक्स में शरीक हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की भी एक बहुत सीनियर डेलीगेशन पाकिस्तान में आई है। तो पाकिस्तान में बहुत इस वक्त ऑप्टिमिज्म है, बहुत उम्मीद है, बहुत होप है कि ये अमन कायम कर पाएंगे। अब अली अदनान स्कॉलर हैं ईरान की तरफ से। हम भारत वाले अपने मेहमान के पास बाद में आएंगे क्योंकि इसको हम समझेंगे। जरा ईरान से हमारा एक सवाल है क्योंकि अदनान स्कॉलर हैं, अली अदनान। अली, जो ये मीटिंग चल रही है, ये वार्ता चल रही है, टेबल टॉक पीस के लिए, ईरान को इससे कितनी उम्मीदें हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईरान का तजुर्बा जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा है अमेरिका को लेके। उसकी वजह मैं आपको बस दो वाक़या बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि 2025 में दो वाक़या रूनुमा होता है। एक जो है वो मई में और एक जून में। मई में जब आपके अमेरिका की अंसारुल्लाह यमन के साथ डील होती है तो वहाँ पर अमेरिका इसराइल को छोड़ के किनारे हो जाता है। दूसरा, जब जून में 12 दिन की जंग होती है और एक नाम नेहाद सीज फायर डिक्लेयर की जाती है तो उसी के 3 घंटे के बाद इसराइल जो है वो ईरान पे हमला करता है। तो जब ये बात पहुंचती है अमेरिका के प्रेसिडेंट तक तो ये ट्रम्प कहते हैं कि नेतन्याहू को गाली गलौज करके बताते हैं कि नेतन्याहू सीज फायर नहीं चाहता है। तो आज 2026 का जब ये सीज फायर रूनुमा हो रहा है तो हमें ये देखना है कि पहली बात तो ये कि 2 मरतबा अमेरिका और ईरान ये दोनों नेगोशिएशन टेबल पर थे, जून में भी 2025 में, और इस दिन भी 28 तारीख को फैसला आने वाला था। हाँ। तो ईरान पर हमला होता है। तो ईरान का साफ क्लियर स्टैंड ये है कि हम बात तो करने जा रहे हैं लेकिन गुडविल हमारी तरफ से, हमें एक रत्ती भी भरोसा अमेरिका के ऊपर नहीं है। मतलब आप साफ कह रहे हैं कि मतलब बातचीत तो हो रही है, चलिए ये मजबूरी है और जरूरी है, लेकिन भरोसा नहीं अमेरिका पर, इजराइल पर, आपको, ईरान को। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है। और उसका तजुर्बा है, आपने खुद देखा कि 2 मरतबा का जो है नुकसानदेह तजुर्बा है। ये बताता है कि ईरान ये चाहेगा, इसीलिए ईरान ने ये बारहा कहा है कि हम जो है अपने वॉर का मैदान बदल रहे हैं, वॉर नहीं बंद कर रहे हैं। अब हमारा जो वॉर का मैदान है, सभी मेहमानों को हम लिए आते हैं और थोड़ा सा इसको और दिलचस्प बनाया जाए और सबको हम सुन लेते हैं। आनंद आहूजा जी, अब आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि देखिए ईरान के जो स्कॉलर हैं, जो अली अदनान, वो कह रहे हैं कि भैया ट्रंप पर तो भरोसा नहीं है, इजराइल पर भरोसा नहीं है, अमेरिका पर हमको भरोसा नहीं है। आनंद आहूजा जी, इसकी पीछे वजह असली क्या मानते हैं? ये भरोसा उत्पन्न क्योंकि देखिए टेबल वार्ता चल रही है, लेकिन भरोसा ना होना, बिना भरोसे के बैठना, ये बहुत बड़ी एक बात होती है। अली साहब बहुत समझदार स्कॉलर आदमी हैं। मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा अली साहब से एक सवाल है कि जब आप भरोसे की बात करते हैं, आपने तो अभी आज और कल में 2 दिन में ये प्रूव कर दिया कि हिजबुल्लाह जो है वो आपका प्रॉक्सी है। आप इजराइल को कह रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है। आपने तो ओपनली एडमिट कर लिया है कि जो गाजा में हुआ या जो ये गुंडागर्दी पूरे गल्फ कंट्रीज में हो रही है, ये आपके थ्रू हो रही है। ना हमास के पास, ना हिजबुल्लाह के पास कोई मिसाइल बनाने का कारखाना है। इसका मतलब आप उन पर सप्लाई कर रहे हैं। आपने एक कंडीशन रख दी कि हम इस पीस टॉक में तब तक नहीं बैठेंगे इसराइल जो है हिजबुल्लाह पे अटैक करना बंद ना करे। आपने कह दिया कि जब तक इजराइल इसके अंदर जो है लेबनान के साथ समझौता नहीं करता है। तो आपने तो ओपनली इंटरनेशनली लेवल के ऊपर ये एडमिट कर लिया कि ये सारी प्रॉक्सीज को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं ईरान तो कह रहा है कि हाँ, हम ट्रंप पर, अमेरिका पर, इजराइल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आनंद आहूजा जी, क्या ट्रंप मतलब अमेरिका और इजराइल ईरान पर भरोसा कर रहे हैं इस वक्त? मैं दूसरी चीज अली साहब, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने आपके कुनबे के जो टॉप लीडर थे, आपके 100 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया, और उसके बावजूद आप आके आज बैठ गए हैं उस मुल्क से जिन्होंने आपके 100 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, और आप पीस टॉक के लिए आके बैठ गए हैं। एक तरफ आप भरोसा नहीं करते हैं और दूसरी तरफ आपकी क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि पूरा कुनबा उड़ाने के बावजूद भी आज आप टेबल के ऊपर बैठ के। चलिए अली अदनान, इसका जवाब अली अदनान से सीधा ले लेते हैं। अली अदनान, जवाब दीजिए आनंद आहूजा जी जो कह रहे हैं।
बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका कि ईरान ने ये नहीं कहा कि हमने जंग बंद कर दी है, ईरान ने जंग का मैदान बदला है। और इसमें सिंपल सी बात सिर्फ ये समझने वाली है कि ईरान ने सीज फायर की डिमांड नहीं की है। पिछले 30 दिन से अमेरिका है जो दूसरे तमाम तर ममालिक से गिड़गिड़ा रहा है। यूरोपियन ममालिक ने जब छोड़ दिया तो वो गया था पाकिस्तान के पास कि भाई हमारी ईरान तक जो है बात पहुंचा दो, और ईरान ने अपनी शर्तों पर बात की है, अमेरिका की शर्तों पर बात नहीं की। जब ईरान की शर्तें मानी गई और ट्वीट किया गया तब ईरान जो है अपने कदम बढ़ाए बात करने के लिए। तो ये ईरान की मजबूरी नहीं है, ये अमेरिका। इसीलिए एक बात मैं आखिरी बस कह दूं कि अमेरिका कभी भी कमजोर मुल्क से बात नहीं करता है। जो ताकतवर होता है अमेरिका उससे बात करता है। मतलब आपके कहने के मुताबिक सीधा अमेरिका को पता चल चुका है कि ईरान जो है बहुत मजबूत मुल्क है, आप सीधा कहना चाहते हैं? बिल्कुल साफ सीधी बात ये, वरना जो है ये, और मैं इस और बढ़ के कह दूं, ये सीज फायर नहीं है। सीज फायर दो ताकतवर मुल्क के दरमियान होती है, ये अमेरिका का सरेंडर है। ठीक है, हम सीधा अब जे सोनी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और प्रभुदयाल जी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजदूत। प्रभुदयाल जी, आप ये जो टेबल टॉक देख रहे हैं शांति के लिए इस्लामाबाद में जो चल रही है, क्या आपको उम्मीद है कि इससे कुछ हासिल होगा, कुछ निकलेगा, स्थायी समाधान? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन जो दोनों साइड्स के बीच में इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, इसकी वजह से मुश्किलात जरूर सामने पेश आएंगी। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इत्तेफाक होना मुश्किल है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है। अमेरिका चाहता है उसको खोल दिया जाए, ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान इसको एक ऐसा अस्त्र समझता है जिसकी वजह से वो अपना काबू बनाए हुए है। इसके अलावा जो लेबनान में सीज फायर की बात चल रही है, देखिए, नहीं, ट्रंप तो कह रहे हैं ना कि हॉर्मुज़ खोलना ही पड़ेगा ईरान को, तो सीधी धमकी दे रहे हैं कि नहीं खोलने का मतलब है कि हम फिर अटैक करेंगे। तो देखिए, कोई नहीं चाहता कि युद्ध और आगे बढ़े, एक दूसरे पे अटैक्स बढ़े। किस तरह से रास्ता निकलता है ये देखने की बात है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के जो भी बायलैटरल रिलेशन में खराबी हो, लेकिन मैं पूरी तरह से ये जो पीस टॉक्स है इनका समर्थन करता हूं, क्योंकि ये युद्ध जो है ये दुनिया के लिए बड़ा नुकसानदेह है, और अगर इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोनी साहब, आपसे मेरा प्रश्न है कि जो बिचौलिया बना हुआ है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को इससे क्या फायदा पहुंचने जा रहा है? जो इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान के अंदर जो ये शांति वार्ता चल रही है, इससे पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट? जय हिंद आशुतोष जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। देखिए, हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता दूसरे नजर से देखनी चाहिए। कुछ साल पहले जब भारत के एक प्रोमिनेंट व्यापारिक घर में उनके मुखिया का देहांत हुआ तो दोनों बेटों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ और बॉम्बे के एक प्रसिद्ध बैंकर ने दोनों की सुलह कराई मध्यस्थता करके। तो ये जो मध्यस्थता होती है, कोई भी दो इंसान जब लड़ रहे होते हैं या देश युद्ध में होते हैं, ये उसी देश को अप्रोच करते हैं जिन पर उनको भरोसा होता है। अमेरिका को पाकिस्तान पे भरोसा है, उसके कारण अलग है। ईरान को पाकिस्तान पे भरोसा है, उसके कारण अलग है। इसलिए ये जो मध्यस्थता हो रही है ये पाकिस्तान में हो रही है। अब जहां तक मध्यस्थता की बात है, मैं एम्बेसडर साहब के साथ पूरी तरह एग्री करता हूं कि एक ग्लोबल सिटीजन होने के नाते दुनिया का हर नागरिक चाहता है कि युद्ध खत्म हो, चाहे पाकिस्तान इसकी मध्यस्थता कराए, चाहे स्पेन कराए, पोर्चुगल कराए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आशुतोष जी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर कोई युद्ध है जिसने दुनिया के हर नागरिक को अफेक्ट किया है, दुनिया के किसी कोने में, किसी देश में, तो वो ये ईरान का युद्ध है। तो डेफिनेटली अगर ये मध्यस्थता सफल होती है तो ये पूरी दुनिया, पूरी मानवता के लिए अच्छी बात। बिल्कुल। अच्छा, अब हम हमजा अजहर जी को सामने लाएंगे, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हमजा अजहर जी, मेरा एक प्रश्न है जो दिलचस्प है, वो इसलिए कि वायरल भी हो रहा है, आपने भी देखी होगी। जब ईरानी डेलीगेशन पहुंचता है तो असीम मुनीर जी उनको लेने कैसे जाते हैं? वर्दी में असीम मुनीर पहुंचते हैं, लेकिन यही जब जेडी वंस अमेरिकी प्रेसिडेंट पहुंचते हैं तो बहुत सूटेड बूटेड वो नजर आते हैं। तो ये जो सूटेड बूटेड वाली डिप्लोमेसी वो क्या है? वो पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। जरा इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
जी बिल्कुल, ये बात मैंने देखी है, ट्विटर के ऊपर भी ये इसके ऊपर एनालिसिस हो रहे हैं, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है रेलेवेंट सोर्सेज के जरिए, वो कहती है कि ये बिल्कुल एक रूटीन मैटर था। जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इरानियन डेलीगेशन को लेने गए थे तो वो सीधा जनरल हेडक्वार्टर्स से गए थे, जब उन्होंने ऑलरेडी ये यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो वो उसी आउटफिट के अंदर गए थे, और जब वो अमेरिकन डेलीगेशन को गए थे तो वो अपने रेजिडेंस से वहाँ पे गए थे, तो वो उन्होंने सूट पहना था। आज भी जिस तरह निगोशिएशंस हो रही हैं, ही इज़ वेयरिंग अ सूट, जो कि एक डिप्लोमेसी की भी निशानी करती है कि वो एक डिप्लोमेट का रोल अदा कर रहे हैं। हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चेयर कर रहे हैं जो ट्राइलैटरल मीटिंग हो रही है अमेरिकन और इरानियंस के बीच में। तो बिल्कुल ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी और सिम्बायोटिक्स में ये बड़ा एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि जो कमांडर है उसने क्या आउटफिट पहना हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज के मुताबिक ये एक बिल्कुल रूटीन डेवलपमेंट थी, जो कि उस वक्त उनका आउटफिट था, वो अपने मिलिट्री आउटफिट में गए थे। लेकिन इसको देयर इज नॉट टू मच टू बी रेड इनटू दिस। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा हम जवाब ले लेंगे अपने डिफेंस एक्सपर्ट से। जय सोनी साहब, इसका जवाब आप बेहतर दे पाएंगे। ये खबरें हमने आपको पूरी बता दी, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है सर? कि हमेशा हमने देखा कि प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, प्रोटोकॉल को तोड़कर अगर सूटेड बूटेड अगर रिसीव कर रहे हैं, तो क्या इसके भी कोई संदेश इसमें है या कुछ इसमें डिप्लोमेसी हो सकती है? आशुतोष जी, फौजी नियम और कायदे के अनुसार जब भी कोई फौजी अफसर किसी वीआईपी को हवाई अड्डे में रिसीव करने जाता है तो उसे यूनिफॉर्म में होना पड़ता है। कल जब फील्ड मार्शल असीम मुनीर ईरानियन डेलीगेशन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए, उन्होंने सही प्रोटोकॉल किया, वो यूनिफॉर्म में थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब ये पिक्चर और वीडियोस वायरल हुए तो अमेरिका से संदेश आया इस्लामाबाद में जीएचक्यू रावलपिंडी में कि असीम मुनीर जब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को आज सुबेरे रिसीव करने जाएंगे, उन्हें यूनिफॉर्म में नहीं, उन्हें सिविल ड्रेस में होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि वो युद्ध विराम की बात करने के लिए पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष वहां पे यूनिफॉर्म में है। तो इसीलिए ये जो कारण है कि कल यूनिफॉर्म में थे और आज सिविल ड्रेस में। ठीक है, चलिए, ये बड़ी कवरेज लगातार एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। देखिए, आप सभी को बता दें कि हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। नुमान अशफाक हैं इस्लामाबाद से, आप सभी तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमजा अजहर हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, ये जुड़े हुए हैं। अली अदनान है, स्कॉलर है, ईरान का पक्ष रख रहे हैं। आनंद आहूजा हैं, ट्रंप समर्थक हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोनी साहब डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल जी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजदूत। लेकिन हमें एक रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएं, हम लौट रहे हैं बेहद जल्द। बने रहे, देखते रहें एनडीटीवी। एक इश्क का है जादू, खाते हैं इससे जैसे उड़ क्राउन ब्लैक मैजिक बिस्किट्स। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। मैं अजय हूँ, मुझे कोई डर नहीं। उबलते खौलते पानी से, दहकती आग से मुझे कोई डर नहीं। मैं हूं एक्शन टेसा बॉयलर बोर्ड, बॉइलिंग वाटरप्रूफ, फायर रिटार्डेंट, टर्माइट एंड बोरर प्रूफ, सबसे मजबूत। एक्शन टेसा, कोई नहीं ऐसा। घर जैसा कुछ नहीं, फुल फ्रीडम। Oops, zero judgment. Action Tessa wooden flooring makes my world beautiful. इसीलिए तो Action Tessa कोई नहीं ऐसा। देख। Don't worry, Dad. My car's got me. ERAS Level 2 always got your back. The sleek and smart VF6. फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक छोटी सी गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। मैडम, आपकी कंप्लेंट डिटेल्स। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। हमें आपके पैसे नहीं, आपकी सेफ्टी चाहिए। रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
कौन है ऐसा जो बोल के नहीं करके दिखाते हैं? एथिक्स, ट्रस्ट और फैमिली वैल्यूज को धर्म की तरह निभाते हैं, जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं और देश मजबूत बनाते हैं। एक ही है ऐसा, टेसा। एक्शन टेसा, कोई नहीं ऐसा। पिता मजदूर थे लेकिन सहदेव मालिक है। इनके पास आज गाड़ी है, घर है, छोटी सी फैक्ट्री है। इनकी जिंदगी बदली है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कभी नौकरी की तलाश में दिल्ली गए सहदेव को सरकार से मदद मिली तो ये अपने घर लौट आए और अब कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। सरकार ने मेरे को इतनी व्यवस्था बना दी कि हमने इतनी बड़ी प्लांट डाल दिया है, नीचे स्टोर भी है, कपड़े का काम भी हो गया, कोई घर पे ही काम कर रहा है, कोई यहाँ काम कर रहा है। 9 वर्षों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जनपद में स्वरोजगार के लिए कई दरवाजे खोले हैं। औद्योगिक निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, MSME के विस्तार ने लोगों को उनके ही गांव और शहर में काम दिया। इससे बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक गिरावट आई। काम की तलाश में गए लोग अब अपने घर वापस लौटने लगे हैं। इतना स्किल्ड यूथ दुनिया के अंदर कहीं नहीं आपको मिलेगा। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस्ड भी कहीं दुनिया के अंदर दूसरा नहीं मिलेगा। मैम, ये शर्मा जी का घर कहाँ पड़ेगा? सीधे जाओगे, मोहन जी का बिजली घर आएगा, उसके साथ वाला ही शर्मा जी का बिजली घर है। यहाँ हर घर बिजली घर कैसे? जब हर घर पर लगा हो माइक्रोटेक सोलर तो हुआ ना हर घर बिजली घर। माइक्रोटेक सोलर सॉल्यूशंस, यानी हर घर बिजली घर। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा और रोग दबा, एक ही जगह। फ्रिज उड़, टीवी उड़, AC भी उड़। माइक्रोटेक का स्टेबलाइजर होता तो कुछ नहीं उड़ता। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर्स के साथ रहो ऑन, फुल ऑन। अंबा शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबा शक्ति SDTMT। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया इन पार्टनरशिप विद गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे और ब्रेकिंग न्यूज लेंगे। देखिए, बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज से समुद्री सुरंगें हटाएगा अमेरिका। नौसेना के 2 विध्वंसक युद्धपोत तैनात, सुरक्षित समुद्री मार्ग बनाएगा अमेरिका। ईरानी माइंस को हटाने का काम शुरू, व्यापार के लिए खुलेगा हॉर्मुज का रास्ता, ऐसा दावा है अमेरिका की तरफ से। यूएस नेवल ड्रोन भी ऑपरेशन में होंगे शामिल। वैश्विक व्यापार को सुरक्षित करने की यह मुहिम अमेरिका इसे बता रहा है। यह बड़ी खबर कि हॉर्मुज से समुद्री सुरंगें हटाएगा अमेरिका। नौसेना के 2 विध्वंसक युद्धपोत तैनात करेगा, सुरक्षित समुद्री मार्ग बनाएगा, ईरानी माइंस को हटाने का काम शुरू करेगा, व्यापार के लिए हॉर्मुज का रास्ता खोलेगा। यह सब कुछ कहा जा रहा है। ये जानकारी आ रही है, ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप सभी तक पहुंचाएं। हमारे साथ हमजा अजहर हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, अली अदनान स्कॉलर हैं ईरान के, आनंद आहूजा ट्रंप समर्थक हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोरी साहब हैं, प्रभु दयाल साहब हमारे साथ पूर्व राजदूत जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त अली अदनान का हम रुख करेंगे, जो स्कॉलर है ईरान से। अली अदनान, ये जो हम जानकारी पहुंचा रहे हैं, जो बड़ी खबर आ रही है, जो सोर्सेस के हवाले से अमेरिका का जो दावा है, इसको लेकर क्या हलचल है ईरान में?
जी, ये बहुत अहम खबर है क्योंकि जो है अगर आप देखें अमेरिका ने जो अपने दावे की शुरुआत की थी, ट्रंप साहब ने हमला करने के बाद जो कि क्रिमिनल वॉर शुरू किया था, उसका दावा ये था कि हम तख्ता पलट कर देंगे ईरान में, ये पहला दावा था। और उसके बाद वहाँ का तेल हमारा होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्जा हमारा होगा, ये बयान था उनका कि वहाँ से हम टैक्स वसूल करेंगे। सब बयान आपने चलाए हैं खुद और देखा है कि ट्रंप ने किस तरह से बयानबाजियां की हैं। लेकिन जब कोई हदफ पूरा ना हो सका तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पहले से खुला हुआ था, अब आके उसी पर अटके हुए हैं कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाएंगे। तो चूंकि उनका तख्ता पलट वाला हदफ पूरा नहीं हो पाया, आवाम पूरी हुकूमत के सपोर्ट में खड़ी हो गई, तो अब एक छोटे से हदफ के लिए जो कि पहले से अचीवमेंट हो चुकी थी, पहले से खुला हुआ था, अब आके उस पर अटके हुए हैं। तो ईरान की तरफ से बहुत क्लियर स्टैंड है, मैं आपके दर्शक को बता दूं। और कल जब सीज़फायर के ऐलान के बाद सुप्रीम लीडर जो तीसरे वाले हैं मुश्तबा खामने से जो बयान आया है, उन्होंने साफ कहा कि अब जो है 28 फरवरी से पहले वाला स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सामने नहीं आने वाला है। अब यहाँ नए कानून बनेंगे और उस कानून के हिसाब से हमारा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ काम करेगा। ठीक है, हमजा अजहर पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हमजा, क्या पाकिस्तानी मीडिया में भी चलिए जानकारी मिल रही कि हमजा अभी डिस्कनेक्ट है हमसे, लेकिन नुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नुमान, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो क्या पाकिस्तान में इस खबर को लेकर क्या हलचल है जो यूएस की तरफ से दावा किया जा रहा है? क्या पाकिस्तानी मीडिया भी ऐसी खबर चला रहा है? नुमान तक भी हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। हम अब रुक कर लेंगे आनंद आहूजा का। आनंद जी, ये जो ब्रेकिंग न्यूज, ये जो बड़ी खबर है, अमेरिका दावा कर रहा है कि हम जल्द ही शुरू करेंगे, जो भी माइंस लगे हैं हॉर्मुज़ के अंदर हम उसको हटा देंगे, 2 विध्वंसक पोत इसके लिए तैनात, पूरी हमारी तैयारी। इस दावे में कितनी सच्चाई और इसको कैसे आप एक्शन के तौर पर देख रहे हैं? क्या ये मुमकिन है अभी? आशुतोष जी, पहले तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की पावर क्या है कि उन्होंने कहा कि हम इसको हॉर्मुज़ को खुलवा देंगे तो खुलवा के ही रहेंगे। दूसरी चीज़, मैं उस पर डिटेल में जाऊं इससे पहले मैं अली साहब की ने जो बातें कही हैं उसका थोड़ा जवाब देना चाहूँगा। उनकी बातों से मुझे 2 चीज़ें याद आ रही हैं। एक तो वो गालिब ने कहा था कि दिल बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, तो ये जो बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका हार गया और हम जीत गए। और दूसरी चीज़ उन्होंने जो बात कही कि आवाम की, तो मैं अली साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। तो अली साहब, करबला की लड़ाई में हज़रत हुसैन के पास सिर्फ 72 सोल्जर्स थे और वो उस लड़ाई मैदान में उतर गए, जबकि उनके सामने के दुश्मनों की तादाद जो थी वो 1.5 लाख थी। उनको रोका गया पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जंग में उतरूंगा और मैं अपने 72-73 जो भी मेरे सोल्जर हैं उनको लेके मैं उतरूंगा। और करबला की जंग में उनकी शहादत हो गई। आप उस बहादुरी की बात कर रहे हैं। जब ट्रंप ने कहा कि मैं आपके पावर प्लांट उड़ा दूंगा, तो आपने कहा कि अपनी बीवी और बच्चों को आगे कर दिया, प्लीज बीवी और बच्चों हमें बचा लो, हमारी जान को बख्श दो, हमें बचा लो। ये आप बताइए मुझे। इसका आनंद साहब, इसका सही सीधा जवाब अली अदनान से ही ले लेते हैं ना। अली अदनान, आनंद साहब कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब सीधा यही है कि ईरान को क्यों ऐसा लगता है कि अमेरिका की हार हुई और ईरान की जीत हुई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इजराइल तो कह रहे हैं कि हमने ईरान को धुआं कर दिया, तबाह कर दिया, हॉर्मुज़ खोलना पड़ेगा और तख्ता पलट जैसी सब कुछ बात वहां पर हो गई है कि शीर्ष नेतृत्व का ही खात्मा हो गया। जी, मुझे आनंद जी की बात का जवाब देने में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है। अफसोस इसलिए हो रहा है कि आप देखें कि 72 के मुकाबले में लाखों का लश्कर था, सबको शहीद कर दिया, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन का सर न झुका पाए। सवाल ये है कि वो जो ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का वो हासिल नहीं हुआ। वालो आपने इतने हजार लोग मार दिए, आप ईरान का सर नहीं झुका पाए, आप जो है तख्ता पलट नहीं करवा पाए, आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अपने कब्जे में नहीं ले पाए, एक कश्ती भी आप नहीं वहां से निकलवा पाए। तो इस वक्त आप जो है ईरान के सामने झुके हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने अमेरिका जो ऑब्जेक्टिव लेके चला था उनमें से एक ऑब्जेक्टिव भी हासिल नहीं कर सका है। 30 दिन भी। आनंद आहूजा जी जवाब दीजिए। आनंद आहूजा जी जवाब दीजिए। अभी अली साहब, मैं फिर अली साहब से सवाल करूंगा कि अली साहब, कोई खुमैनी साहब आपके अब्बा के बराबर थे, कोई आपके अब्बा का, चाचा का, ताया का, पूरे जितने भी मेल फैमिली मेंबर्स हैं आपके, उनका के कत्ल कर देता है और फिर आप कहते हैं कि हम उसके साथ पीस टॉक के लिए इसलिए बैठे थे क्योंकि वो बेचारा कमजोर था, वो हमसे कह रहा था कि हमसे पीस टॉक करो, या आप अपनी गन उठाएंगे और उसके पूरे कुंड में मारेंगे। आपके 100 से ज्यादा, मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका ने आपके 100 से ज्यादा
टॉप लेवल के जो कुनबे के जो आपके इंचार्ज थे उनका कत्ल। एक बड़ी खबर आ गई है, दोनों को रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर आ गई, ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका ईरान बातचीत पर बड़ी खबर है, हॉर्मुज़ को लेकर बातचीत में गतिरोध। देखिए, वार्ताकारों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आ रही है कि दस्तावेजों का आदान प्रदान कर रहे हैं दोनों पक्ष। ये फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। बातचीत पर यह खबर है, अमेरिका ईरान हॉर्मुज़ को लेकर बातचीत में गतिरोध है। वार्ताकारों के हवाले से ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान कर रहे हैं दोनों पक्ष। अब इसके मायने क्या हैं, इसको समझते हैं प्रभुदयाल जी से। प्रभुदयाल जी, पूर्व राजदूत। प्रभुदयाल जी, ये जो बड़ी खबर है उसको लेकर आपका टेक क्या हो सकता है? ये अड़चने तो अभी पैदा रहेंगी। अगर ये दस्तावेज एक दूसरे को पेश कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस लड़ाई का हल निकलता है तो ये तो दुनिया के लिए अच्छी खबर है। देखिए, इसमें ईगोज बिल्कुल सामने नहीं आने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमजोर नहीं थे, वो कमजोर था वगैरह। असली बात यह है कि लड़ाई किसी तरह से खत्म हो और फिर से जो नॉर्मल सिचुएशन है वो आए, वो दुनिया के लिए अच्छा है। तो अगर किसी तरह से ये दस्तावेज एक दूसरे को पेश किए जा रहे हैं तो मेरे विचार में डिप्लोमेसी के नजरिए से ये अच्छी खबर है। जी सोनी साहब, ये वार्ता चल रही है और प्रभुदयाल जी और सभी, देखिए सभी इसी के पक्ष में है कि शांति रहे, शांति वार्ता जो है कामयाब रहे, लेकिन अभी तक तो सकारात्मक ही बताई जा रही है। अड़चने तो आएंगी, लेकिन इस बीच जो एक कहा जा रहा था कि सीज फायर की एक शर्त कि इजराइल अटैक नहीं करेगा लेबनान पर, इजराइल कह रहा है ये इसमें था ही नहीं, और लेबनान कह रहा है, ईरान कह रहा है कि इस वार्ता का यह हिस्सा था। तो जो इजराइल अटैक कर रहा है और हिजबुल्लाह भी जो रिटेलिएट कर रहा है, लेबनान भी कर रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं शांति वार्ता के बीच? क्या यह अड़चन है बड़ी? आशुतोष जी, ना अमेरिका में और ना इजराइल में हिम्मत है या ताकत है ईरान के साथ युद्ध विराम तोड़ने की, क्योंकि 25 मार्च को जब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि ईरान ने अमेरिका के सारे 13 सैनिक अड्डे जो मिडिल ईस्ट में थे उन्हें बर्बाद कर दिया है, और जो 40,000 अमेरिकी सैनिक इन 13 सैनिक अड्डों में तैनात थे वो या किराए के घर या होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अमेरिका में हाकार मचना शुरू हो गया। और 28 मार्च से राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली के बड़े प्रदर्शन होने लगे, जिसमें लाखों करोड़ों अमेरिकी नागरिक अमेरिका के सड़कों पर उतर आए ट्रंप के खिलाफ। 28 मार्च से ही ट्रंप ने इनडायरेक्टली कहना शुरू किया कि मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल करूंगा। जब 6 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं आज रात क़यामत की रात होगी, मैं ईरान की सभ्यता मिटा दूंगा, तब कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पे दबाव डाला कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पे परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को अमेरिकी संविधान के 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके ट्रंप को सत्ता से हटा देना चाहिए कि वो मानसिक हालत पे ठीक नहीं है। जब ट्रंप को ये खबर मिली तो ट्रंप ने अपने विचार बदल दिए और जहां उन्होंने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना था उन्होंने युद्ध विराम कर दिया। जब हम 7 अप्रैल को सुबह सो के उठे तो हमें लग रहा था कि ईरान पे 3-4 परमाणु बम दाग दिए होंगे, सभ्यता खत्म हो गई होगी, लेकिन हम सारे हैरान और चकाचौंध थे, ये युद्ध विराम हो गया। ये युद्ध विराम इसलिए हो गया कि ट्रंप के ऊपर निजी तौर पे वार होने वाला था सत्ता से हटाने का। जहां तक इजराइल की बात है, 27 मार्च को लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने इजरायली मंत्रिमंडल को बयान दिया कि अगर इजराइल ईरान से लंबा युद्ध करता है और तो इजरायली सेना टूटने के कगार पे, इजरायली मिलिट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ये खबरें इजराइल के प्रमुख अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट में छपी और आज तक इजरायली सरकार ने इसका खंडन नहीं किया है। तो जहां तक अमेरिका और इजराइल की बात है, ये युद्ध विराम तोड़ने के बिल्कुल ना उनके पास हिम्मत है ना ताकत है। ये युद्ध विराम की बातें सफल होनी है। ठीक, इसका जवाब आनंद आहूजा जी देंगे, ये ट्रंप समर्थक हैं। आनंद जी, क्या आप इन्हीं बातों से और जो जानकारी दी गई इससे सहमत हैं? आपका टेक क्या है? मैं सोनी साहब ने जो बातें कही हैं उनमें से कुछ बातें मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों पर मैं एग्री नहीं करता हूँ। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि नो किंग्स रैली जो है वो इस वजह से शुरू हुई, लेकिन अगर सोनी साहब आप देखें उनके फर्स्ट टर्म के अंदर भी नो किंग्स रैली हुई थी, और 2020 में जैसे वो प्रेसिडेंट बने हैं, इस युद्ध के शुरू होने से पहले भी नो किंग्स रैलीज यहाँ पे चलती रही, खासकर आइस
कि जब रेड्स हुए तो उस वक्त भी नो किंग्स रैली चल रही थी। तो नो किंग्स रैली का इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि उसकी वजह से ये आज शांति वार्तालाप हो रही है। दूसरी चीज आपने कहा कि बहुत से रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी ये कहा कि हम 25th आर्टिकल 25 लगाएंगे और वेंस को प्रेसिडेंट बना देंगे। आपको इस चीज का, आपके व्यूअर्स को भी और सबको ये चीज का ख्याल होना चाहिए कि अगर कोई ट्रंप को कोई कंट्रोल कर सकता है तो ट्रंप खुद उसको अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ऐसा दूसरा आदमी नहीं है जो ट्रंप को कंट्रोल कर सके। तो ये कहना कि ट्रंप इस वजह से डर गए, ये कहना भी गलत मतलब होगा। ट्रंप ही कंट्रोल कर सकते हैं, आपका कहने का मतलब ये है? ट्रंप को ट्रंप ही कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। ना तो ट्रंप के कोई एडवाइजर उनको कुछ कह सकते हैं और ना ही कोई सेनेटर या वो इस दबाव में आने लगे। आप ये देखिए कि अली अदनान जी, ट्रंप को कौन कंट्रोल कर सकता है? पिछले आशुतोष जी, पिछले 40 दिन में हमने देखा कि ट्रंप खुद अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो बिखर चुके हैं। वो आए दिन रात में कुछ, सुबह कुछ, शाम में कुछ, कभी सीज फायर तो कभी जंग, तो कभी हम जीत गए तो कभी नेगोशिएशन। तो तख्त मेरे हिसाब से बहुत मैं क्लियर कहूं तो तख्ता पलट करवाने वाले मुल्क से आज आप टेबल पे बैठ के उसी से बात करने पर मजबूर हैं। यही बहुत बड़ी मैं तख्ता पलट पे एक बात करना चाहूंगा। तख्ता पलट पे एक बात मुझे समझ नहीं आया कि अली साहब की डेफिनेशन तख्ता पलट की क्या है, जब आपने सभी के सभी लीडर उड़ा दिए, आपके पास कोई बचा ही नहीं है। और ट्रंप ने कल ट्वीट में रखा कि मैंने 2 आदमी इसलिए छोड़े हैं आपके, ताकि कोई तो रहे हमारे से बात करने के लिए, नहीं तो ये 2 जो आपके जो अभी बात कर रहे हैं, ट्रंप ने ये भी उड़ा देने थे। और आप तख्ता, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपकी डेफिनेशन। मेरा कहना ये है कि मेरा सवाल ये कि बात क्यों कर रहे हैं? आप बना देते, आप कर देते वेनेजुएला, आप कर देते क्यूबा, आपने क्यों नहीं इसको वेनेजुएला किया, क्यों नहीं क्यूबा किया? क्योंकि पता है कि ये 2 भी भारी हैं। और सर देखिए, ईरान का जो मामला है ना, ईरान में अवाम, यानी ईरान में जिनको आपने मार दिया है, जिनको ट्रंप ने मार दिया, वो हुकूमत नहीं चलाते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम, एक निजाम, यही ताकत है। अली साहब, मैं गुस्ताखी के लिए फिर माफी मांगूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको औरतों के और बच्चों के पीछे छुपने की क्या जरूरत थी? जो आप अली हसरत और हुसैन हसरत की जो है, अगर आप फॉलोअर्स हैं या बच्चे हैं, तो आपको तो उनके कदमों पे चलना चाहिए था। हजरत हुसैन की मेरे ख्याल से आपको जो है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हिस्ट्री और बेहतर पढ़ने की जरूरत है। मैं आपका बड़ा सम्मान करूंगा, आप भी मेरे बड़े हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ह्यूमन शील्ड और ह्यूमन चेन में जमीन आसमान का फर्क होता है। 40,000 अमेरिकी सोल्जर ने जेसीसी कंट्रीज में ह्यूमन शील्ड बनाया था, यहाँ ह्यूमन चेन बनी थी। जमीन आसमान का फर्क होता है। और ऐसा नहीं कि सबको भेज दिया है। ये तो कमाल है इस ताकत का कि ऊपर से बम बरस रहे हैं, उसके बावजूद जमीन पे खड़ी है। और आपकी जो बुर्का नशीन खवातीनें थी, आपने उनको पर्दे से निकाल के, घर से निकाल के, अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने अपनी औरतों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वो पिछले 40 दिन में एक आशुतोष जी, मैं बस एक बात, ठीक है, दोनों को सुन रहा हूँ। मैं एक बात, आहूजा जी आप जवाब भी दें, आप भी बोले, मैं भी बोले। चलिए एक काम करता हूं, एक मैं सवाल ले लेता हूं प्रभुदयाल जी से। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा। प्रभुदयाल जी, मुझे 2 पहलू ऐसा बताइए, 2 प्रमुख जो बिंदु है। एक सकारात्मक, यानी कि लग रहा है कि ये शांति वार्ता कामयाब रहेगी और स्थायी समाधान निकलेगा, और एक नकारात्मक जिससे डर का माहौल है कि हो सकता है कहीं शांति वार्ता फेल ना हो जाए। आपके निगाह में 2 पॉइंट्स, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। सकारात्मक जो मुद्दा है वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता, क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से। और नकारात्मक, अगर ये लड़ाई चलती रही, और ये तभी होगा जब इजराइल पे अमेरिका काबू नहीं लगा पाएगा। इजराइल अगर हिजबुल्लाह पे अटैक्स करता रहा तो ईरान कभी भी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होगा पूरी तरह से। और मेरे विचार में ये एक बहुत ही नकारात्मक डेवलपमेंट होगा। तो जैसा मैंने कहा, हुर्मुज खुलना सकारात्मक, हिजबुल्लाह पे अटैक चलते रहना नकारात्मक। ठीक है, सोनी साहब जल्दी से आप एक जवाब दे दीजिए। राह में जो अड़चन है, सबसे बड़ा रोड़ा आपको क्या लग रहा है इस शांति वार्ता में?
सबसे बड़ा रोड़ा है इजराइल किसी हालत में नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में शांति हो, और तभी इजराइल ने हर मुमकिन कोशिश की है। जब जब युद्ध विराम की बातें हुई हैं पिछले साल भी, इस साल भी, उसे नहीं होने देने के लिए, लेकिन अमेरिका पहले भी और इस बार भी अच्छी तरह जान चुका है। तभी युद्ध विराम के एक दिन पहले 6 अप्रैल रात को राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके कहा कि मैं युद्ध विराम की घोषणा करने वाला हूं, तुम युद्ध विराम का विरोध नहीं करोगे। तो नेतन्याहू ने एक अनुरोध किया राष्ट्रपति ट्रंप से कि मेरे को कुछ दिन के लिए लेबनान में हमले करने दिए जाएं, क्योंकि अक्टूबर में जब चुनाव आएंगे तो मेरे लिए वो फायदेमंद होगा। तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है। तो ये जो लेबनान में हमले हो रहे हैं ये 3-4 दिन ही हो रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे। बल्कि आज सुबह आशुतोष जी अमेरिका के लेबनान के दूत और इजराइल के दूत ने फोन पे बातचीत की है, और 14 तारीख मंगलवार सुबेरे अमेरिका के, इजराइल के अधिकारी और लेबनान के अधिकारी व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं युद्ध विराम की बात करने के लिए। तो ये पूरा एक पाखंड सा ये तैयार किया गया था कि कुछ दिन की मोहलत अमेरिका इजराइल को देगा, जब तक क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन रहेगा, जब तक युद्ध विराम की हस्ताक्षर नहीं होंगे। तो इसलिए ये 3-4 दिन तक ये लेबनान का ये जो हमले हो रहे हैं ये हो रहे हैं। ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका और ईरान के बीच हो रही इस वार्ता में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम रोल निभा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक आज हो रही बातचीत में वो शामिल हैं। इससे पहले आई उन 2 तस्वीरों की अगर हम जो बात कर रहे थे, हमने सवाल भी किया था अपने गेस्ट से, वो चर्चा का विषय रही। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर की हैसियत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ज्यादा है। पाकिस्तान में वही होता है, ऐसा दावा किया जा रहा है, पाकिस्तान में वही होता है जो आसिम मुनीर चाहते हैं, ये तो सच है। और शहबाज शरीफ सिर्फ उनकी मंशा और फैसलों पर मुहर लगाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब इस्लामाबाद में ईरान और फिर अमेरिका के नेता बातचीत के लिए पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने मुनीर गए थे। वो वहां ड्रेस डिप्लोमेसी करते नजर आए, यानी जहां प्रधानमंत्री को होना चाहिए था वहां मुनीर दिखाई पड़े। ये रिपोर्ट देख लीजिए जल्दी से। ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन का पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान मुनीर की ड्रेस ने दुनिया का ध्यान खींचा। ईरानी नेताओं का स्वागत करते हुए मुनीर फौजी ड्रेस में थे, वहीं जेडी वेंस से वो सूट बूट और टाई में मिले। कहा जा रहा है कि ये मुनीर की ओर से ईरान और अमेरिका को एक साथ दिया गया एक सोचा समझा संदेश था। चंद घंटों में मुनीर की ड्रेस चेंज। ईरान के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते समय मुनीर कॉम्बैट गियर यानी फौजी ड्रेस में नजर आए। इसके कुछ ही घंटों बाद जेडी वेंस पाकिस्तान में उतरे तो मुनीर एक अलग लुक में थे। नूर खान एयरबेस पर जेडी वेंस का स्वागत करते हुए आसिम मुनीर पूरी तरह से सूट बूट में तैयार थे। जानकारों का कहना है कि सूट पहनकर मुनीर ने वेंस को यह दिखाने की कोशिश की कि अमेरिकियों के साथ वो राजनयिक के रोल में है। वहीं ईरान के सामने उन्होंने खुद को फौजी के तौर पर दिखाया। ईरानियों से मुलाकात के दौरान मुनीर का कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनना एक सोचा समझा संदेश देने की कोशिश दिखता है। माना जा रहा है कि इसके पीछे ईरान और पाकिस्तान के बीच कुछ महीने पहले हुई तनातनी है। मुनीर शायद ईरान के सामने पाकिस्तान की ताकत का प्रदर्शन भी करना चाहते थे। वहीं इस दौरान एक और बात ने सबका ध्यान खींचा। वो बात थी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का खुद जाकर ईरान के विदेश मंत्री या अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैसे बड़े अधिकारियों की अगवानी करना सामान्य बात बिल्कुल नहीं लगती है। प्रोटोकॉल के हिसाब से ये काम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री को करना चाहिए था। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहीं नजर नहीं आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी अक्सर मुनीर की प्रशंसा करते देखे गए हैं। जून 2025 में ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था। ये पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बिना किसी नागरिक प्रतिनिधि के सीधे मुलाकात की। अक्टूबर 2025 में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा। क्या पाकिस्तान में मुनीर ही है बॉस? पाकिस्तान में सेना की ताकत और सरकारों की कमजोरी किसी से छुपी नहीं, लेकिन मुनीर इस मामले में एक कदम आगे निकल गए हैं। हालिया महीनों में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मसले या बातचीत में आसिम मुनीर ही पाकिस्तान का चेहरा बने हुए हैं। जेडी वेंस के साथ रेड कारपेट पर मुस्कुराते हुए चलना और बातचीत करना शायद इसी बात का सबूत है कि पाकिस्तान में बड़े फैसले मुनीर ही ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो ये रिपोर्ट आप सभी के सामने हम रख दी। अब हम रुक करेंगे फिर से अपने मेहमानों का। अली अदनान, एक मेरा प्रश्न है कि जो ये पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है, ठीक है मीडिएटर बना हुआ है, बिचौलिया बना हुआ है, ये पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कर रहा है या ईरान के फायदे के लिए कर रहा है? ईरान की जनता और ईरान के लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? जी बहुत शुक्रिया फिर से। मैं जो सवाल पहले का था, सबसे पहले तो ये बता दूं कि 40 दिन में ये बात समझ में आ गई कि हमें जो है वेस्टर्न मीडिया के दकियानूसी प्रोपेगेंडे से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वहाँ आवाम में औरतों का जो लिटरेसी रेट है वो 99% है। दूसरा, ये जो जॉ कैंट ने कहा था, जिन्होंने इस्तीफा दिया इंटेलिजेंस के, कि अगर अमेरिका चाहता है कि सीज फायर हो तो उसको सबसे पहले इसराइल पे लगाम लगानी होगी, उनका जुमला था। तो इस वक्त जो है अमेरिका दो राहे पर खड़ा है, या वो सीज फायर करके अपनी पाकिस्तान में जो मेरा सवाल था उस पर कर दीजिएगा, क्योंकि वक्त की भी थोड़ी आपका सवाल जो पाकिस्तान के ऊपर है, मेरा ये तजुर्बा और देखना ये है कि इस वक्त क्योंकि अमेरिका ने ये पाकिस्तान से आके डिमांड की है सीज फायर की, ये डिमांड कहीं से भी आती ईरान की जानिब तो ईरान डिप्लोमेसी के मैदान में इस तरह से आगे बढ़ता। तो मेरे नजरिए के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान एकदम सीधा सरल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूं, ईरान की जनता को पाकिस्तान पर भरोसा है या भारत पर, हिंदुस्तान पर? ईरान की जनता को जो है अवाम के एतबार से देखा जाए तो ईरान की अवाम दोनों की अवाम को बेहतर समझती है, क्योंकि दोनों ही की अवाम ने, चाहे वो पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की हो, बहुत अच्छे तरीके से दिया। लेकिन जी जो सवाल है उसका ही जवाब दिया है कि दोनों ही की आवाम ने बड़े पैमाने पर ईरान का साथ फिर भारत को भी डिप्लोमेसी बहुत तरीके से अपनानी पड़ती है, ठीक है। लेकिन उम्मीद सबको यही है, पूरी दुनिया को, कि शांति स्थापित होगी, क्योंकि इसका जो असर है, इंपैक्ट है, वो ग्लोबली देखा जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, क्योंकि सबको दिक्कतें हो रही हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुरू में हमसे हमजा अजहर भी जुड़े थे, पाकिस्तानी पत्रकार, उनका भी शुक्रिया। नुमान भी वहां से जानकारी पहुंचा रहे थे इस्लामाबाद से, उनका भी शुक्रिया। आनंद आहूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये ट्रम्प समर्थक अटॉर्नी है, शुक्रिया सर। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोनी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद आपको। प्रभुदयाल जी, पूर्व राजदूत, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद।